क्लास में अपन वेपर प्रेशर ऑफ, हाँ वही वाला वही, हाँ लास्ट क्लास में हमने वेपर प्रेशर क्या पढ़ा था, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पे हमने देखा था कि सॉलिड नॉन वोलेटाइल है, तो पूरा का पूरा वेपर प्रेशर किसके कारण होने वाला है, सॉल्वेंट के कारण, राइट। और हमने देखा था कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका अपन कैसे डिनोट कर रहे थे, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, और ये किसके बराबर आ रहा था, X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जितना ज्यादा सोल्यूट रहेगा उतना ज्यादा लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर का। ये देखा था अपने लास्ट क्लास में, ठीक है। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके इंडेक्स क्वेश्चन है। एक तो हेनरी लॉ वाले क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है वही जो आप देख रहे हो, वो हेनरी लॉ के क्वेश्चन है। इसको पहले बनाते हैं। पढ़े सभी क्वेश्चन क्या है, H2S अ टॉक्सिक गैस, सब पढ़ रहे क्वेश्चन, समझे नहीं मिला, हाँ। H2S अ टॉक्सिक गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है ना ये। A toxic gas with rotten egg-like smell is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 m, m मतलब मोलालिटी दिया हुआ है, स्मॉल m मतलब क्या होता है, मोलालिटी, कैपिटल M मतलब मोलारिटी। 0.195 m, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। KH निकालना है, क्या निकालना है, टू फाइंड KH। हमारा हेनरी लॉ क्या होता है, KH निकालने के लिए लॉ लगाओगे ना, तो व्हाट इज द लॉ स्टेटमेंट है? अरे दो इक्वेशन तो पढ़े अभी तक अपन, एक P इज इक्वल्स टू KH इंटू X और P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू X। हेनरी लॉ, राउल्स लॉ, दिखने में एक जैसा दिख रहा ना दोनों, ठीक है। तो अब अपन को KH निकालना है। पार्शियल प्रेशर क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया है ना, हाँ, बट उसका एक वैल्यू है जो आपकी बुक में शायद नहीं दिया होगा, पर उसका प्रेशर होता है 0.987 बार, वो स्टैंडर्ड है 0.987 बार, ठीक है। और एसटीपी बोला ना, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। एसटीपी मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, विच इज 0.987 बार। उसमें नहीं मिलेगा, वो तो केएच का टेबल है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये तो फिक्स होता है ना एसटीपी, ये अपन मोल कंसेप्ट में पढ़ते थे कि एट एसटीपी कोई भी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है अगर उसका एक मोल है हमारे पास। तो एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां पे स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 0.987 बार, या उसको अप्रोक्सीमेटली अपन 1 ATM बोल देते हैं, ठीक है। चलो, तो प्रेशर हमको पता है, राइट, एक्स नहीं पता है और केएच नहीं पता है। केएच तो निकालने बोला ही है, तो एक्स पता होता तो सिंपल होता ना क्वेश्चन, फिर क्या मतलब देता ना, राइट। तो एक्स निकालने के लिए हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट क्वेश्चन में एक डेटा दिया है, क्या है वो, मोलालिटी। व्हाट डू यू मीन बाय मोलालिटी इज इक्वल्स टू 0.195? व्हाट डज दिस मीन? अगर किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी 0.195 है, तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या कि 0.195 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तभी तो मोलालिटी 0.195 आएगी ना। ऐसा अपन करते हैं हर बार, अगर पहले से कोई मोलारिटी या मोलालिटी दी हुई है तो उसको एज्यूम करेंगे कि 0.195 इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg, तभी तो आंसर 0.195 आएगा। याद करो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अपन नीचे 1 kg मान लिए, उतना मोल, इसकी मोलारिटी 0.195 आएगी। तो इतना मोल मेरे पास क्या है, H2S गैस, इसको अपन डिसॉल्व कर रहे हैं 1 kg पानी में। अब तो दोनों का नंबर ऑफ मोल ये आ गया ना, नंबर ऑफ मोल, और पानी का मास 1 kg, 1000 ग्राम, कितना मोल, 1000 ग्राम मतलब कितना मोल पानी, कितना मोल पानी, हाँ 1000/18। ये नंबर याद होना चाहिए, ये अपन यूज भी किए थे क्या अभी बीच में, 55.55 आएगा इसका आंसर। हाँ, ये पहले भी यूज करते हैं 11th में। 1000/18 कितना आएगा, 55.55 मोल, इतना पानी हो गया।
और 0.195 मोल कितना हो गया? इतना मोल तो पानी है, 0.195 मोल हो गया आपका H2S। अब दोनों का नंबर ऑफ मोल पता है ना, तो अब मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे x, दिस अपॉन दिस प्लस दिस, आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। अब x निकल गया तो KH निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो आप लिखो, उसमें पहले लिख लो, पहले लिखना स्टैंडर्ड प्रेशर इज इक्वल्स टू 0.987 बार। स्टैंडर्ड प्रेशर, क्योंकि एसटीपी बोला, स्टैंडर्ड प्रेशर इज इक्वल्स टू 0.987 बार। ठीक है, चलो अब नीचे लाइन में लिखना 0.195 m, 0.195 m H2S means 0.195 m, m मतलब small m, H2S means 0.195 mole of H2S, 0.195 mole of H2S in 1 kg of solvent, in 1 kg of solvent, in 1 kg of solvent। ठीक है, चलो वाटर को कन्वर्ट कर लो मोल में। 1 kg water is equals to 1000 gram water with मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ए का अगर मुझे निकालना है तो ए का नंबर ऑफ मोल ऊपर और बाकी दोनों का नंबर ऑफ मोल नीचे। तो मुझे यहाँ पे किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? H2S का। क्यों निकालना है H2S का मोल फ्रैक्शन? क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है। P तो 0.987 है, x निकालूंगा तो डिवाइड करूंगा तो KH का वैल्यू आ जाएगा। तो अभी दो कैलकुलेशन करनी है, पहला कैलकुलेशन x निकालने के लिए करना है, फिर अगला कैलकुलेशन KH निकालने के लिए करना है। क्लियर है? चलो निकालो x, डिवाइड कर दो दोनों को, 0.195 डिवाइडेड बाय 55.55 प्लस 0.195। सॉल्व दिस। ये जो भी आंसर आएगा इसको 0.987 से डिवाइड करना है। T अपॉन x इज KH, T अपॉन x इज KH। सॉल्व कर रहे हो? कितना रहा डिनोमिनेटर ऐड करने के बाद? 0.195 डिवाइडेड बाय 55.745। ओके, पॉइंट पॉइंट हटा सकते हो ना? इसके बाद भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यू कैन रिमूव पॉइंट्स। अब आपको 195 को डिवाइड करना है, 195 को डिवाइड करना है 55,745 से। ऐसा मैं कई बार किया हूं। तो 0 टाइम्स में जाएगा पहले, है ना? तो 195, फिर आपने एक 0 लगाया, कोई मीनिंग नहीं दिया, राइट? तो 0.0 अभी भी नहीं जाएगा। फिर आपने एक 0 लगाया, इससे भी नहीं जाने वाला, एक और 0 लगाओ, फिर आप एक 0 लगाए, अब ये जाएगा। कितने बार में जाएगा बताओ? 5 का टेबल याद करो, 5 3 80, 5 4 20, 4 में तो पार हो जाएगा, 3 में जाएगा 0.003, एक डिजिट और निकालते हैं। 3 5 15 का 5 कैरी 1, 12 प्लस 1 13 का 3 कैरी 1, 21 प्लस 1 22 का 2 कैरी 2, 15 2 17 का 7 कैरी 1, 15 और 1 16। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 14 में से 7 गया 7 और 8 में से 6 गया 2।
करेक्ट। एक लास्ट जीरो लगा करके और नीचे ले आते हैं। ये कितने बार में जाएगा इससे? कैसे? 2 5 का टेबल 5 टाइम्स से, 5 5 25 होता है ना, ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। दिस इज योर मोलालिटी, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? H2S 0.0035। ठीक है, लास्ट स्टेप, P is equals to KH into X 0.987 divided by 0.0035 is equals to KH. This will be the answer. एक कैलकुलेशन 0.0035, हाँ बराबर, यहां तक सही आया है। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा पॉइंट हटा करके करोगे तो इजी पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या? नाइन एट सेवन जीरो को 30 से डिवाइड करेंगे, क्या बोलते हैं? 9870, एक जीरो लगाऊंगा ऊपर और किससे डिवाइड कर दूंगा फिर? 35 से, हाँ या ना? अब कितने बार में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा 70। का टेबल तो इजी है ना, बचा 28 287। अब बताओ जल्दी कितने बार में जाएगा 287? अरे 35 टू 70, ऐसी 70 का टेबल चल जाता रहो ना, 280 आएगा, पर कितने बार में? 8 टाइम्स में। 9 में पार हो जाएगा, 8 टाइम्स में वो एग्जैक्टली कितना आएगा? 280, हाँ या ना? फिर आ गया 7, वाह ये तो एग्जैक्ट नंबर आ गया, 282 बार। यूनिट क्या हो जाएगी? बार। अरे अब केएच का यूनिट तो लिखे ना अपन, केएच का यूनिट क्या होता है? प्रेशर का यूनिट, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता। हम फॉर्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है? आपके फॉर्मूले में पी है प्रेशर, केएच इज द कांस्टेंट, और इसका तो कोई यूनिट नहीं होता, तो एक्स का केएच का यूनिट क्या होगा? प्रेशर के बराबर, तो यूनिट हो गया बार, 282 बार। क्लियर है? पक्का? चलो अगला पढ़ो, अगला वो भी हेनरी लॉ का ही क्वेश्चन है, जल्दी पढ़ो अगला क्वेश्चन। पढ़ हेनरी लॉ कांस्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है केएच, सबसे पहले तो वही लिख लो क्या गिवन है। केएच इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। पास्कल भी तो यूनिट होता है ना प्रेशर का, वैसे बार होता है वैसे ही पास्कल होता है, एटीएम होता है। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, यहां तक क्लियर है क्वेश्चन? ओके, उसके बाद क्या बोला है? कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2। देखो जहां क्वांटिटी बोल देता है ना, मतलब मास पूछ रहा है, तो आप पहले फॉर्मूले से तो मोल फ्रैक्शन ही निकलेगा, मोल फ्रैक्शन से मोल निकालेंगे, मोल के से मास निकालेंगे, उल्टा चलेंगे, ठीक है? तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM, यानी कि ये प्रेशर है, ठीक है, पर ये एटीएम में दिया हुआ है। एटीएम और पास्कल में क्या रिलेशनशिप होता है? एक एटीएम मतलब 1 लाख समथिंग पास्कल होता है, एग्जैक्ट बता रहा हूं अभी कितना होता है, ठीक है? बट ये इनके बीच में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको एक को पास्कल में ले लोगे और एक को एटीएम में लेके सॉल्व करोगे, गलत हो जाएगा। आइदर कन्वर्ट बोथ इनटू एटीएम या बोथ इनटू पास्कल, ठीक है? ओके, तो आपको पी भी दिया हुआ है, केएच भी दिया है, पहले एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले एक्स। मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ना, तो उससे अपन मोल निकाल लेंगे, और मोल आ जाएगा तो उससे मास निकाल लेंगे। देखो जैसे मास को मोल में कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक मोल का कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होता है? 44 ग्राम। कैसे आया ये मोलर मास? कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? 12 प्लस 32 विच इज 44 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास 44 होता है, तो आप एक बार मोल निकालोगे तो उससे मास में कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है? चलो क्या क्या लिख लिया आप लोग? केएच लिख लिए, पास्कल में दिया हुआ है। चलो प्रेशर भी लिख लो, प्रेशर कितना दिया हुआ है? प्रेशर ऑफ CO2 कितना? 2.5
एटीएम, इसको कन्वर्ट कर दो पास्कल में, तो ब्रैकेट में कहीं पे साइड में लिख लो, वन एटीएम इज इक्वल्स टू 101325 पास्कल, 101325 पास्कल। तो इसको पास्कल में कन्वर्ट कर दो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट अप करो और पहले एक्स का वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से, एक्स का वैल्यू जल्दी निकालो। दोनों चीजें तो है ना हमारे पास, प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स, ये भी है ये भी है, तो एक्स निकाल लोगे, जल्दी एक्स का वैल्यू बताओ। ना आप लोग सब कैलकुलेटर से नहीं करना, ऊपर मल्टीप्लाई किया कितना, 253312.5 इतना, ओके, डिवाइड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। 253312.5 डिवाइड बाय 167, जिसके लिए आपने यहां से 2 जीरो हटा दिए तो 6 बचेगा, और ऊपर का भी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा ना, तो टोटल नीचे 5 बचेगा, जो ऊपर जाके 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। समझ आएगा आयुषी? ठीक है, यहाँ तो समझ में आ रहा है ना, 1.67 को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 167 आया, तो बचा इसके पास 6, क्योंकि दो तो जीरो यहाँ दे दिए ना, बचा 6। और यहाँ पे भी अगर आप, अच्छा एक सेकेंड, इसको भी पॉइंट हटाना चाह रहे हैं ना अपन, तो इंटू 10 करना पड़ेगा वहां पर, इंटू 10, नहीं डिवाइड बाय 10 होगा, तो ये -6 होगा, सॉरी -6 होगा, क्योंकि आप इसको 253312.5 अपॉन 10 लिखोगे ना, तो वो 10 नीचे चला जाएगा, तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। 253125 डिवाइडेड बाय 167, वन टाइम में जाएगा 167, 13 में से 7 गया 6, 14 में से 6 गया 8, फिर एक 1 नीचे ले आओ 861, ये कितने बार में जाएगा, अप्रोक्स 5 बार में आएगा। 16 का टेबल लगाना है, 16 5 से 80 होता है ना, 800 है, कौन सा 3, अच्छा एक 3 भूल गया क्या ना, सॉरी।
तो मैं यही भूल गया था, यहाँ भूल गया था ना। 2533 125। ठीक, ओके। तो ये आपका 86 और यहाँ से 3, हाँ अभी 5 बार में जाएगा नहीं। 5 टाइम्स में 8, 5 7 तो 35 का 5 कैरी 3, 33 का 3 कैरी 3, 835। 13 में से 5 गया 8, और 5 में से 3 गया 2। अब ये 1 ले आते हैं नीचे, 281। ये 1 टाइम में जाएगा 167। 11 में 7 गया 4, 3 तो यहाँ आया ना, फिर 1 आया। ठीक है, ये हो गया 11 में से 7 गया 4, 7 में से 6 गया 1 एंड 1। ठीक है, अब 2 नीचे ले आते हैं, कितने बार में जाएगा ये? 5 बार में तो 835 आ रहा था, 7 बार में लेके जाए, 7 टाइम्स 6 में जाएगा क्या? चलो, 6 7 का 42 का 2 कैरी 4, 36 प्लस 4 0 बचा 4, 1002। ठीक है, रिमाइंडर बचा 0 4 1 140। एंड लास्ट 5 को नीचे ले आते हैं, 1405। अब ये तो जाएगा ना 7 या 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स। ठीक है, यानी कितना हो रहा है? 15168। और एक और डिजिट निकालेंगे ताकि पॉइंट अपन को कुछ मिल सके, या इतना भी रखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 4 ऐसा बोल रहे हो? ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 है ना ये पीछे जाएगा पूरा। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1.517, 1 2 3 4 है ना, इंटू 10⁻⁻2। देखो एक बार चेक करो, 1.517 इंटू 10⁻⁻3 आ रहा है कि -2 आ रहा है, चेक करना। 1 2 3, 10⁻8 to 10⁻6, 7 बचेगा ना ऊपर। ये वाले पावर को फिर से एक बार चेक करो तो 10, ये 6 को हटाना नहीं है, ये होगा 10⁻7। समझे क्या? तो ये आए 4। दिस इज द नंबर ऑफ मोल, सॉरी मोल फ्रैक्शन। ये गैसेस होती है, मतलब 1.57 कितना इंटू 10⁻⁻3 करोगे तो 0.00157 मोल, ऐसा कुछ होगा। 10⁻⁻3 भी तो है, आप इसको पीछे लेकर तो 0.001517 मोल। मोल नहीं, फ्रैक्शन है ना, तो मोल फ्रैक्शन। ये आपका एक्स आया। ठीक है, अब इससे नंबर ऑफ मोल निकालेंगे किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। हमको कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी चाहिए। ये अभी क्या आया है? क्लियर है? कैलकुलेशन जो किया अपन ने, देखो अभी तक अपन एक ही काम किए। क्वेश्चन में पी दिया था, केएच दिया था। पी आपका एटीएम में था, केएच आपका पास्कल में था। दोनों को पास्कल में कन्वर्ट किए, डिवाइड किए तो एक्स आ गया। ये भी आया है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमको निकालना है क्वांटिटी यानी कि मास। तो पहले आप अपन मोल फ्रैक्शन से मोल निकालेंगे और फिर उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का? नंबर मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। थोड़ा वाटर है ना, कितना है मैंने 500 मतलब 500 ग्राम। तो वाटर का नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा 55.55 का आधा।
अरे 1000 ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट करे थे तो 55.55 था ना, तो 500 ग्राम को करोगे तो आधा हो जाएगा, अराउंड 27-28 के आसपास आएगा, 27 पॉइंट समथिंग होगा, तो आपका NH2 हो गया। अब उतने मोल के सामने इसका बहुत कम मोल आने वाला है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप नीचे को इक्वल टू NH2 कर सकते हैं, समझ रहे हैं क्या? देखो मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूं, N of CO2 divided by N of CO2 plus N of water is equals to 1.517 into 10 to the power minus 3। ये क्लियर है? यही तो x आया ना। अब इन दोनों की जगह आप N of H2 पहले कैलकुलेट कर लो, 500 ml वाटर है which is nothing but 500 ग्राम, which is nothing but 500 upon 18, ये कितना आएगा 27 पॉइंट, एग्जैक्ट बताना, 27.777 चलेगा तो उसको 78 कर देते हैं, ठीक है, 27.78 मोल, ये तो पानी का मोल आ गया, ये आ गया अपना NH2। अब कैलकुलेशन इजी करने के लिए इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली NCO2 प्लस N of H2O इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू N of H2O। देखिए ये बहुत छोटा नंबर है, ऊपर का मत हटा देना, फिर निकालोगे क्या, ठीक है। तो फाइनली क्या हो गया, N of CO2 अपॉन N of H2O is equals to 1.517 into 10 to the power minus 3, multiply this here, तो number of mole of CO2 आ जाएगा 27.78 into 1.517 into 10 to the power minus 3, मल्टीप्लाई करो तो इन दोनों को, ये नंबर ऑफ मोल्स आया अभी, पर अपन को तो क्वांटिटी चाहिए, फाइनली इसको 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कहां पे कन्वर्ट होगा, क्लियर है क्या? बताओ इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, मोल CO2 है, 27,2778 into 1517, 40 कुछ आएगा, आना चाहिए आई गेस। 42.14, ठीक है 42.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इतना मोल आया। लास्ट स्टेप, एक स्टेप और बचा है, क्वांटिटी निकालना है ना ग्राम में, therefore mass of CO2 कैसे निकालेंगे, इसको 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही नंबर ऑफ मोल है ना, तो मास निकालने के लिए मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, है ठीक है। तो 42.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 44, लास्ट लास्ट इसको करो, फिर मैं पूरा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन है पर कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है बस। और आखिरी में आपको लगेगा कि खुदा पहाड़ और निकला चूहा। 1854
0.16 into 10 to the power minus 3. Can I write this 1.854 ग्राम? चलेगा? देखो, समझे क्या? चलो मैं पूरा क्वेश्चन को समराइज करूं, इस क्वेश्चन को। डन? सबका हो गया? चलो अब समझना पहले क्वेश्चन क्या था। आपको बोला था कि 500 ml सोडा पानी बनाना है, सोडा बनाना है, उसमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होना चाहिए ताकि प्रेशर 2.5 एटीएम हो। या आप 2.5 एटीएम लगाए, ऊपर से बंद करने के लिए बॉटल को सील करते हैं ना, तो आपने जब 2.5 एटीएम प्रेशर लगाया तो कितना CO2 पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ, कितना क्वांटिटी, यानी कि मास पूछ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या किया, राइट, दैट वाज इन पास्कल, करेक्ट। You had value of pressure of CO2, but that was in बार में एटीएम में था, सॉरी, दैट वाज इन एटीएम, भाई 2.5 एटीएम था ना, तो आपने पहले एक एटीएम को कन्वर्ट किया पास्कल में बाय यूजिंग दिस रिलेशनशिप। हाँ, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, याद है ना, वैसे ये भी रिलेशन है दो क्वांटिटी के बीच का, याद है? ठीक है, अब आपने फॉर्मूला यूज किया, P ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू KH इंटू X ऑफ CO2, करेक्ट। और इसको पूरा सॉल्व करके पहले आपने X निकाला, जो कि कितना आया, X ऑफ CO2 आया 1.517 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये मोल फ्रैक्शन है तो कोई यूनिट मत लगा देना, राइट। पर यहां हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन आया। अगर आपको क्वेश्चन में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन पूछता तो यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता, बट आपसे क्वांटिटी पूछा है, तो क्वांटिटी को अपन हमेशा ग्राम में बताते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप, इसी के हेल्प से हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकाला, CO2, by neglecting the number of moles of CO2 in the denominator, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, ये आपने कहां से निकाला, 500 ml पानी दिया था, तो उससे N ऑफ H2O कितना आ गया, 27.78। आपने यहां पुट किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आया, अभी जो जस्ट इसके पहले आया था कितना था, 42.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स। अब अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यही क्वांटिटी में तो ग्राम में चाहिए। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, अपन 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक मास को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो, तो एक मोल को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोल था, मास में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू दिस, तो मास कितना आ गया, मास ऑफ CO2 कितना आ गया, 42.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 44, जो कि आया 1.835 था कि 54 था, 54 ग्राम। मतलब आप सोच लो कि एक आधे लीटर सोडा बॉटल में सिर्फ 2 ग्राम से भी कम कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है, 1.854 ग्राम डिसॉल्व होता है जब उसमें 2.5 एटीएम से कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाए। अभी हम जो प्रेशर फील कर रहे हैं दैट इज 1 एटीएम, इसका डबल कर देंगे और डबल से भी और थोड़ा ज्यादा, 2.5 एटीएम प्रेशर से भरा गया था ना उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉटल के अंदर, तब जाके 1.854 ग्राम ही डिसॉल्व हो पाया। एम आई क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है पूरा? चलो अगला बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। देखो इसी टाइप का और क्वेश्चन है क्या इंटेक्स वाले, 2.7 तक तो हो गया, ये वाला एग्जांपल तो हमने कर लिया था राउल्स लॉ का, है ना। उसके बाद देखो 1.8 देखना एक बार, 1.8 इंटेक्स क्वेश्चन ही, अनसॉल्व वाला मिला। हाँ पढ़ो उस क्वेश्चन को, बनना चाहिए ये भी। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, कल जो हमने सॉल्ट एग्जांपल किया था ना उसके जैसा ये द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी, मतलब ये पी नॉट ए और पी नॉट बी दिया। प्योर मतलब समझ गए ना, हमारा राउल्स लॉ में हो गया ना,
राउल्स लॉ में पीए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए होता है, तो ये दिया हुआ है। पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी होता है, तो ये दिया हुआ है दोनों। प्योर कॉम्पोनेंट बोल दिया ना। पढ़ रहे क्वेश्चन? ओके। एट 350 केल्विन रेस्पेक्टिवली फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600। टोटल वेपर प्रेशर मतलब पीटी दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। इसका भी पी नॉट ए दिया है और इसका पी नॉट बी दिया है, पीटी दिया है। तो दीज आर नोन क्वांटिटीज। क्या अननोन है? एक्स ए और एक्स बी। और उन दोनों में भी आप एक को एक्स ए को या एक्स बी को एक के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। 1 माइनस एक्स ए कर दो एक्स बी की जगह, या एक्स ए की जगह 1 माइनस एक्स बी कर दो। तो ऐसा करके आप पहले एक्स ए या एक्स बी निकाल लोगे। आपसे वो लिक्विड फेज का पहले कॉम्पोजिशन पूछा है ना, फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। मतलब क्या पूछा आपसे? एक्स ए और एक्स बी, यही तो कॉम्पोजिशन हुआ ना। कॉम्पोजिशन मतलब आपने कितना कितना डाला था, तो एक्स ए एंड एक्स बी पहले निकालना है। फिर बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज, यानी कि बाय ए एंड बाय बी, जो कल हमने लास्ट क्लास में किया था। समझ गए क्या? तो आप लोग के पास पी नॉट ए, पी नॉट बी एंड पी टी गिवन है। आप एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख लो और इस रिलेशन से पहले एक्स बी निकालो, 1 माइनस करके एक्स ए निकाल लो। करेक्ट? यहां तक करो। पहले पहले गिवन लिख लो जल्दी, क्या क्या गिवन है। पी नॉट ए गिवन है, कितना है? कितना है? 450 mm लिखो, 450 mm जी। पी नॉट ए है 450। आयुष समझ में? चलो पी नॉट बी भी दिया हुआ है 700 mmHg। क्लियर है? ओके। और पी टोटल दिया हुआ है पीटी 600 mm, 600 mm। करेक्ट? चलो नीचे देखो, पी टोटल इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी। पी टोटल क्या होता है? पीए प्लस पीबी। ये अपन डाल्टन्स लॉ से लिखते हैं, पीए प्लस पीबी। और पीए क्या होता है राउल्स लॉ से? पी नॉट ए एक्स ए। पीबी क्या होता है? पी नॉट बी एक्स बी। ये आपने कहां से लिखा? फ्रॉम राउल्स लॉ। और ये है फ्रॉम डाल्टन्स लॉ ऑफ। पुट कर दो वैल्यूज ऊपर। तो पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। करेक्ट? ओके। पीटी की जगह क्या डाल दूं? 600। पी नॉट ए की जगह 450। एक्स ए को एक्स ए रहने दे रहे हो तो एक्स बी को चेंज कर देना, क्योंकि एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं निकाल सकते ना। मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो ना, अगर आपके पास दो अननोन वेरिएबल्स है तो यू नीड टू इक्वेशंस। एक इक्वेशन से एक ही अननोन निकाल सकते हैं। तो आप पी नॉट बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 700। और एक्स बी की जगह लिख लो 1 माइनस एक्स ए। अब निकल जाएगा एक्स से। हाँ, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं ना बायो वाले भी। चलो मल्टीप्लाई करो 700 को अंदर, फिर एक्स ए वाले को एक साथ रखो, बाकी नंबर्स को एक साथ रखो। यहां से एक्स ए का वैल्यू मुझे बताना कितना आ रहा है। एक बार एक्स ए निकल गया तो एक्स बी भी निकल जाएगा 1 माइनस एक्स ए करके। ब्रैकेट ओपन कर रहे हो ना पहले 700 वाला, 700 माइनस 700 एक्स ए। फिर एक्स ए वाले को एक साथ रखो, नंबर्स को एक साइड लेके जाओ।
सॉल्व करो XA के लिए 0.4। बाकी लोग का क्या रहा है जल्दी बताओ। बायो क्यों लिया? माइनस कर दे। ये तो XA निकला ना, XB निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस XA, तो XB भी आ जाएगा। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट कि हमने कॉम्पोजिशन लिक्विड फेस का बताया। अब अपन को वेपर फेस का भी कॉम्पोजिशन पॉइंट्स जाएगा। अगर ये 0.4 सही आ रहा है तो 0.6 हो जाएगा। आ रहा है सबका 0.4 नंदिनी? ये इतना टफ कैलकुलेशन थोड़ी ना है जितना टाइम लग रहा है आप लोग को, कुछ 0.1 में भी नहीं। क्या करेंगे, 600 इज इक्वल्स टू 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA। ऐसा पहले ब्रैकेट ओपन किए, XA वाले को एक साथ रखो, 700 को उधर भेज देते हैं, तो 600 माइनस 700 कितना हो गया, -100। करेक्ट। इज इक्वल्स टू यहां क्या बचा, 450 माइनस 700 कितना हो जाएगा, ये 250 माइनस 250 XA, माइनस माइनस प्लस, तो XA कितना हो गया, 100 अपॉन 250, डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसल, ये हो जाएगा 5 से कैंसिल करूंगा तो 2/5, 2/5 which is nothing but 0.4. 1 minus 0.4 will be 0.60. क्लियर है? ये निकला है लिक्विड फेस का कॉम्पोजिशन। अब वेपर फेस का कॉम्पोजिशन का क्या अपन ने यूज किया था, वाई, याद करो, वाई ए एंड वाई बी। फॉर्मूला देखो जल्दी से, क्या था वाई ए वाई बी का? हाँ, वाई ए वॉज pressure because of A upon total pressure and YB was total pressure, yes, sorry, pressure because of B upon total pressure. आपको PA PB थोड़ा पता है ना, क्वेश्चन में तो P नॉट है, P नॉट भी ज्यादा, पर PA PB निकाल सकते हो। अब तो आपको फोर फ्रैक्शन पता है, मल्टीप्लाई करके PA PB निकाल लो, कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू P नॉट A XA। कितना दिया हुआ ये 450 और XA कितना आया 0. बताओ, ऐसे ही PA निकाल लो, P नॉट D XB 6 कितना है, 700 into 0.60, 80 mm Hg. Okay, what about this? 600 से माइनस भी करके निकाल सकते हो, सुन रहे हो क्या? ये करने की जरूरत भी नहीं है, 600 से माइनस करके भी नहीं आएगा कि नहीं? अरे PT is equals to PA plus PB, तो 600 is equals to 180 plus PB, 420 आना भी चाहिए। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये आना भी चाहिए, 7 6 42 होता है, 7 6 42, ठीक है, क्लियर है? तो ये आ गया दोनों का इंडिविजुअल प्रेशर। अब निकालते हैं, चलो वाई ए देखिए क्या होता है, ये वेपर प्रेशर, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज विच इज PA अपॉन PA प्लस PB। कितना हो जाएगा ये, व्हाट इज PA, 180 अपॉन 180 प्लस 420 यानी 600, तो 180 अपॉन 600 कैंसल, ये 2 टाइम्स, ये कितने बार में 3 से जाएगा 6 टाइम्स में, और ये 20, ये 3 टाइम्स में, और ये 10, कितना आया 0.30, तो बचा हुआ कितना होगा वो, बाई बी 70, वेरी गुड, 0.70, 1 minus 0.30 is 0.70। ये 1 माइनस वाला याद रखना, मोल फ्रैक्शन नहीं करते हैं, कहीं और मत कर देना भी वही कर दिए, सुन रहे हैं क्या? मोल्स तो आप कैलकुलेट करते हो मास की हेल्प से, बट मोल फ्रैक्शन अगर आपको एक चीज का पता है तो दूसरे चीज का आप 1 माइनस करके निकाल सकते हैं, बशर्ते उसमें 2 ही चीज होनी चाहिए, 3 हो गई तो तब नहीं कर सकते ना, ऐसे 1 माइनस करके दूसरा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
क्लियर है ये? चलो, एक और एग्जाम्पल 2.6 1.6 सेकेंड। हाँ पढ़ो, उसको पढ़ो। और हाँ बना उसको, उसको पढ़ो ना एक बार, करो उसको। The pressure of pure at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile, non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added 39 gram of when added to 39 gram of benzene. So vapor pressure of solution then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? Pure water, vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 mmHg. 23.8 mmHg. Full stop. 50 gram of urea, 50 gram of urea, यूरिया का फॉर्मूला लिखो ब्रैकेट में, NH2CONH2, NH2CONH2, bracket close, is dissolved in 850 gram of water, is dissolved in 850 gram of water, is dissolved in 850 gram of water. Full stop. Calculate the vapor pressure of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution. For this solution and its relative lowering. And its relative lowering. क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, ये अपना लास्ट लास्ट क्लास के टॉपिक का क्वेश्चन है। आपने वाटर लिया, पहले एक गिलास पानी, ठीक है, और उसका वेपर प्रेशर आपको दिया, कितना दिया? 23.8 पी नॉट, क्या दिया हुआ है? पी नॉट 23। क्यों पी नॉट बोला, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट है, उसमें अभी सॉल्यूट ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। 23.8 mmHg ये आपका पी नॉट दिया है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसी पानी में मैंने क्या डाल दिया? 50 ग्राम यूरिया, जो कि एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। सुन रहे हो, हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक यही था ना। तो सॉल्वेंट में अगर एक सॉलिड सॉल्यूट डाल दिया जाए तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू x2। याद आ रहा है? रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पानी का वेपर प्रेशर क्यों कम हो? क्योंकि आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, जिससे उसने सरफेस में कुछ जगह ले ली। अब वो नॉन वोलेटाइल था तो खुद तो वेपराइज हुआ नहीं, पानी का वेपराइजेशन को भी कम कर दिया उसने, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो अपन को पीएस निकालना है और रिलेटिव लोवरिंग निकालना, दो चीजें निकालनी क्वेश्चन में। आपको ये डेटा है, उसके अलावा और क्या डेटा दिया हुआ है? आपने कितना मास लिया यूरिया का? 50 ग्राम यूरिया लिया, और पानी कितना लिया है? 850 ग्राम। ये दो डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग। ये आपको निकालने बोला है, और दूसरा आपको पीएस निकालने बोला है कि कम कितना हुआ, कितना हुआ, तो टोटल कितना, मतलब फाइनली बचा कितना प्रेशर, तो ये हो जाएगा। वो अपन एक बार ये निकल जाएगा तो ये निकाल लेंगे ना, क्योंकि पी नॉट तो गिवन है क्वेश्चन, है ना।
अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है? व्हाट इज अवर फॉर्मूला? relative lowering of vapor pressure, that is P naught minus PS upon P naught is X2. आया ना? What is X2? N2 upon N1 plus N2. यानी कि number of moles of solute upon number of moles of solute plus number of moles of solvent. Correct? हाँ या ना? अब ये दोनों कहां से निकालेंगे? N1 N2 इन दोनों से। ये दिया ना मास इन ग्राम, इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हैं क्या? आप इसको बोल लो, ये क्या दिया हुआ है? M2 और ये क्या दिया हुआ है? M1। मैंने क्या बोला था? मैं सॉल्वेंट को 1 मानूंगा और सॉल्यूट को 2। ये समझ में आ रहा है? M2 M1। देखो स्मॉल m मतलब मास इन ग्राम, सुन रहे हो क्या? स्मॉल m1 मतलब मास इन ग्राम और कैपिटल M मतलब उसका मोलर मास। ये फॉर्मूला मैंने कई बार लिखा ना, N इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। व्हाट डज दिस मीन? N मतलब नंबर ऑफ मोल, स्मॉल m मतलब गिवन मास और कैपिटल M मतलब मोलर मास, जो कि यूरिया का निकालने के लिए आपको फॉर्मूला भी दे दिया है। इतना सुविधा दे दिया देखो, वरना यूरिया का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था। क्लास 10th में हम पहली बार यूरिया सुने थे, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला कंपाउंड यूरिया ही था जो लैब में सिंथेसाइज हुआ था। सुन रहे हैं क्या? दैट इज द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वरना हम ये सोचते थे पहले कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे कंपाउंड ऑर्गेनिक है, यानी कि दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट ऐसा एक साइंटिस्ट ने प्रूव गलत किया कि नहीं, यू कैन मेक यूरिया इन लैब आल्सो। दैट वाज द वेरी फर्स्ट कंपाउंड व्हिच वाज सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरी, यूरिया, NH2CONH2। तो मोलर मास निकल जाएगा इससे, और पानी का मोलर मास तो पता है 18। तो दोनों को पहले नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करो। तो ये क्या दिया हुआ है? M2 M1। सुन रहे हैं क्या? 2 और 1 में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? 2 इज फॉर सॉल्यूट, 1 इज फॉर सॉल्वेंट। ये हमारा नोमेनक्लेचर है। आप चेंज करोगे तो लिखना पड़ेगा वहां पे कि M1 इज, मैं मान रहा हूं कि M1 इज द मास ऑफ सॉल्यूट, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ X1 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना कि सॉल्वेंट। एम आई क्लियर? तो आप X1 करना, अगर आप 2 को सॉल्यूट नहीं मानना चाह रहे हो मेरे जैसे। एम आई क्लियर? ठीक है, तो चलो पहले N2 निकाल लेते हैं। व्हाट विल बी N2? M2 अपॉन कैपिटल M2। सही दिख रहा हूं? मोलर मास। और 2 क्या है? मेरा सॉल्यूट। तो यूरिया का मास कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। यूरिया का मोलर मास कितना आएगा? निकाले क्या? वही NH2CONH2 को ऐड किए ना, इसके आ रहा है पक्का? चलो एक बार और अपनी तसल्ली कर लेता हूं मैं। NH2CONH2 14 इसका, 2 इसका, 12 इसका, 16 इसका, फिर 14 एक और नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है। आयुषी, ये हो गया 16, 16 और 12 28, और ये हो गया आपका 30, और ये हो गया 2, 2 और 20 30 30 60। ठीक है, 5/6 कितना हो जाएगा? ये 0.83। ठीक है, चलो N1 भी निकाल लो। किसी के दिमाग में तो नहीं आ रहा? 1 माइनस करते हैं ना, नहीं आ रहा ना, आना भी नहीं चाहिए। M1 अपॉन M1, हाँ चलो, क्या है वाटर का मास? 850 और वाटर का मोलर मास 18। अभी तो अपन 1000 ग्राम को भी कन्वर्ट किए थे, 500 ग्राम को भी कन्वर्ट किए थे, ये उन दोनों के बीच का है। कितना? 48 पॉइंट, देखो सब बाकी लोग भी देखो, चेक करो। 48 पॉइंट 47 पॉइंट है। जल्दी बताओ देख के। एटीन फोर का कितना होता है? 72, बचा 13, 130, 130 7 टाइम्स हो जाएगा, 47 होगा, 47 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट। ठीक है, ये तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आए। अब पुट कर दो यहाँ पे, तो रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगी। तो P नॉट माइनस PS, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2
वैल्यूज पुट कर दो 0.83 अपॉन 47.22 प्लस 0.83 सॉल्व करो उसको नीचे ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 48.05 ठीक है चलो आगे बढ़ो 0.83 अपॉन 48.05 पॉइंट पॉइंट कैंसिल मार दो है ना तो आपको 83 को डिवाइड करना है 4805 अभी तो जाएगा नहीं है 0 टाइम्स में जाएगा एक पॉइंट के 0 लगाने के बाद भी ये नहीं 0.0 फिर एक 0 लगाओगे तब जाके ये जाएगा वो भी एक बार में दो बार में एक बार में दो बार में तो पार हो जाएगा ना 4 का टेबल याद करो ना ठीक है 4 टू 8 होता है पर पूरा अकेला थोड़ी ना 4800 है राइट वन टाइम में जाएगा 4805 ओके 10 में से गया 5 यहाँ 9 और ये 4 और ये 3 करेक्ट 0 एक और ले आते हैं लास्ट करते हैं बस कितने बार में जाएगा ये 4 का टेबल 8 बार में शायद पार हो जाएगा क्या 7 बार में जाएगा ठीक है चलो 0.017 ये रिलेटिव लोअरिंग है करेक्ट माइनस आपको पीएस निकालना है ना तो माइनस नहीं पहले पी नॉट मल्टीप्लाई फिर ऐड करेंगे मतलब फिर माइनस करेंगे अभी आपका 0.017 जो आया है दैट इज हाँ आरएलवीपी हाँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब हमको निकालना है ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ क्वेश्चन का एक और पार्ट क्या बोला है हाँ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन आपको ये भी निकालना है ठीक है तो क्या करेंगे पीएस निकालेंगे तो अब आपके पास पी नॉट भी पता है पीएस निकालना है पी नॉट पता है और इसकी पूरी वैल्यू पता है तो पीएस निकल जाएगा क्या आया ना तो पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 0.017 पुट कर दो वैल्यू कितनी थी 23.84 23.8 माइनस पीएस अपॉन 23.8 इंटू 0.017 तो सीधा माइनस भी करेंगे ना आप मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस करोगे कितना आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन फॉर ये आपके फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों यूनिट्स में न्यूमेरिकल्स है ना पर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कंसेप्ट क्लियर है ना तो न्यूमेरिकल बन जाएंगे तो ये तीनों चैप्टर कंसेप्चुअल है एकदम हाँ 23.8 माइनस पीएस इज इक्वल्स टू ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 0.4046 ओके अब इसको इधर ले आओ इसको माइनस कर दो दैट विल बी द फाइनल आंसर पीएस इज इक्वल्स टू 23.8 माइनस 0.4046 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा MMHG बताना मुझे कितना आ रहा है अच्छा आंसर 23.8 से ज्यादा तो नहीं आएगा ना लोअरिंग हो रहा है ना कितना आ रहा है 23.4 कर दो उसको 23.4 तो आपने देखा 50 ग्राम यूरिया डालने से 0.4 से कम हो गया प्रेशर इसी को तो बोल रहे हैं लोअरिंग सुन रहे हैं क्या किसी ने 100 ग्राम डाला होता तो उसका 23 हो जाता क्या बोलते हैं हाँ या ना किसी ने 150 ग्राम डाला होता तो उसका हो जाता 22.6 0.4 से घटाते जा रहा हूं मैं अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना आप जितना मैंने उस दिन भी एग्जांपल दिया ना कि किससे ज्यादा सॉल्यूट डाला तो किसका ज्यादा लोअरिंग होगा अभी हमने से 50 ग्राम यूरिया डाला तो उससे 0.4 का डिक्रीमेंट हो गया 23.8 से 23.4 हो गया ना वाटर का प्रेशर वेपर प्रेशर राइट अगर आप और ज्यादा यूरिया डालोगे तो ये लोअरिंग और ज्यादा होगी यानी ये 23.4 से और कम हो जाएगा एम आई क्लियर समझ में आ रहा है नोट कर लिए
ओके चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, अपन यही चालू करने वाले थे ना आज वैसे। ठीक है, पर क्वेश्चंस बनाया अपन, 4 क्वेश्चन बनाया अपन है ना। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो हमने राउल्स लॉ पढ़ा है, तो मैंने क्या बताया था, अपन ने नोट में लिखा भी है ना कि जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है। राउल्स लॉ बोले तो पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जो इसको फॉलो करेगा इस इक्वेशन को, जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगा, दैट विल बी द आइडियल इक्वेशन, आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन। हमने कुछ एग्जांपल भी लिखे थे ना आइडियल सॉल्यूशन के, देखो नोट में ही मैंने एक लिखवाया था बेंजीन एंड टोलुइन, याद करो, और एक मैंने लिखवाया था हेक्सेन एंड हेप्टेन, याद आ रहा है। तो दीज आर द सॉल्यूशंस जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। सॉल्यूशन की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल बेंजीन, हम यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो हमें दो चीज को तो मिक्स करना ही पड़ेगा, तभी सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक्स अ सॉल्यूशन, एम आई क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन। तो ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, दैट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। पहले आइडियल सॉल्यूशन लिख लेना हाइफन डाल के, आइडियल सॉल्यूशन लिखो, हाइफन डालो। हेडिंग दोनों की दे रहे हैं, पर पहले अपन आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, हाँ लिखेंगे इसमें डेफिनेशन, इट इज दैट सॉल्यूशन इन विच, it is that solution in which, it is that solution in which each component obeys, it is that solution in which each component matlab solute and as well as solvent, each component obeys Raoult's law, Raoult's law, Raoult's law under all conditions of temperature and concentrations. Under all conditions, temperature and concentration, in which each component obeys Raoult's law under all conditions of temperatures and concentrations. ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। नीचे लाइन में लिखना, an ideal solution will satisfy following conditions. An ideal solution will satisfy the following conditions. The following conditions. First condition लिखेगा, first condition, first condition। देखो पहले समझते हैं फिर लिखना कंडीशन। मान लो मैंने 100 ml सॉल्यूट लिया और 50 ml सॉल्यूट लिया, 100 ml सॉल्वेंट लिया, दोनों को मिक्स करने के बाद वॉल्यूम अगर 150 आ रहा है, तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन है। समझ रहे हैं? आपको लगेगा सर ऑब्वियसली अगर आप 50 और 100 को मिलाओगे तो 150 तो बनेगा ही, बट ऐसा हर बार ट्रू नहीं होता। ये मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं ना। अगर मान लो 100 ml सॉल्वेंट में 50 ml सॉल्यूट डालने के बाद अगर वो आपस में रिएक्ट करके पास पास आ जाते तो वॉल्यूम कम हो जाता, और अगर उनका रिएक्शन या वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर दूर भी जा सकते थे, तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता था। मतलब वॉल्यूम कैन बी ग्रेटर देन 150, इट कैन बी लेस देन 150 ऑल्सो, एंड इट कैन बी इक्वल टू 150 ऑल्सो। 3 ऑप्शन है अपने पास, 3 पॉसिबिलिटीज है। 100 ml सॉल्वेंट और 50 ग्राम सॉल्यूट, 50 ml सॉल्यूट को ऐड करने के बाद वॉल्यूम कैन बी इक्वल टू 150 आइडियल, greater than 150 non ideal, less than 150 also non ideal condition। समझ रहे हैं? तो there should be no change in the volume, वॉल्यूम पहले और बाद में सेम होनी चाहिए। पहले कितनी थी? 100, 50, 150, ऐड करने के बाद भी अगर 150 है तो देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, यानी कि इसको अपन बोलते हैं डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब, डेल मतलब चेंज, वी मतलब वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम किसके बाद? आफ्टर मिक्सिंग शुड बी 0। समझे क्या? एम आई क्लियर? तो मिक्स करने से पहले अपन ने देखा रहेगा दोनों का वॉल्यूम, और मिक्स करने के बाद भी फिर से देखेंगे वॉल्यूम। अगर वो दोनों बराबर आ रहा है यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग 0, पहला कंडीशन। ठीक है, दूसरा कंडीशन होता है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाने के बाद ना हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए ना हीट रिलीज होनी चाहिए।
यानी कि डेल्टा एच, पढ़ते थे अपन एंथैल्पी, डेल्टा एच आफ्टर व्हाट मिक्सिंग शुड बी 0। ये ठीक है। तीसरी कंडीशन देखो, मान लेते हैं ए नाम का सॉल्यूट है और बी नाम का सॉल्वेंट है। जब सॉल्यूट अकेला था तो ए और ए के बीच में, एक सॉल्यूट और दूसरे सॉल्यूट के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना। वैसे ही बी और बी के बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मिलने के बाद नए फोर्सेस और बनेंगे, वो कौन से होंगे? ए बी। यहां सिर्फ ए है तो ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस बीकर में सिर्फ बी है तो बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब मिला दोगे तो नए फोर्सेस क्या आएंगे? ए बी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड इनके बराबर होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा? अगर ए बी का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है ए से, तो क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा कि वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा? सोच के बताना। कम, क्योंकि पहले ए और ए इतने अटैच थे एक दूसरे से, बी और बी इतना अटैच था एक दूसरे से, पर जब दोनों मिक्स हुए तब वो इतने अटैच हो गए एक दूसरे से। तो अब वॉल्यूम कम नहीं ले रहे हैं लोग, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। यानी कि 50 और 100 को मिलाने पर वॉल्यूम 150 नहीं होगा, वॉल्यूम 150 से कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का अट्रैक्शन ज्यादा था। और अगर ये उल्टा हुआ कि अभी ये दोनों, मैंने बोला ना कि मिक्सिंग होने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अगर उल्टा हुआ कि मिक्सिंग होने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब ए और ए ऐसे थे, बी और बी भी ऐसे थे, पर मिक्स होने के बाद वो ऐसे हो गए, ए और बी। तो अब तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ना, तो इससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आपको लग रहा था कि 100 और 50 को मिला के 150 वॉल्यूम होना चाहिए था, 100 और 50 को मिला तो 200 वॉल्यूम हो गया, क्योंकि ए और बी का अट्रैक्शन वीकर है ए और बी बी से। क्लियर? बट आइडियल में ये बराबर होता है, नॉन आइडियल में ये लेस देन और ग्रेटर देन होता है। हर केस में लेस देन ग्रेटर देन का ऑप्शन आएगा, इसलिए नॉन आइडियल भी दो टाइप के होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे इसके बाद। पर आइडियल समझ गए ना? डेल्टा वी मिक्सिंग 0, डेल्टा एच मिक्सिंग 0, एंड अट्रैक्शन पहले का जो था और आफ्टर मिक्सिंग का अट्रैक्शन सेम होना चाहिए। यानी कि ए अट्रैक्शन बी अट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू ए बी अट्रैक्शन। समझ गया ना ये अट्रैक्शन वाला मीनिंग? ठीक है, चलो लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम, there will be no change in volume, there will be no change in volume on mixing the two components, there will be no change in volume on mixing the two components। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे हैं? there will be no change in volume on mixing the two components, that is delta v mixing is equals to 0। सिंबल के फॉर्म में ऐसा बोलेंगे, that is delta v mixing is equals to 0। second, there will be no change in enthalpy, there will be no change in enthalpy, there will be no change in enthalpy। that is सिंबल के फॉर्म में डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड लिखना, intermolecular interaction, intermolecular interaction, intermolecular interaction between the components, between the components, between the components के ब्रैकेट में लिखना A B attractions, are of the same magnitude, ब्रैकेट क्लोज करके, are of the same magnitude, are of the same magnitude as the intermolecular interactions, as the intermolecular interactions found in the pure components। Pure components मतलब
मिक्स करने से पहले। इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस फाउंड इन द प्योर कंपोनेंट्स, ब्रैकेट में ए एंड बी इंटरेक्शंस। ये समझ में आया जो लिखे हो, है ना? ये इक्वल ये वाले इस वाले की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, जहां ए और बी दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है दूसरा सॉल्वेंट है, ठीक है। चलो कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसके। एक दो तो मैंने बता दिया था ना, बेंजीन प्लस टोल्यूइन, लिख लो एग्जांपल, बेंजीन प्लस टोल्यूइन। एक एग्जांपल ये हुआ बेंजीन प्लस टोल्यूइन। दूसरा जो लिखे थे पहले वही वापस करते हैं, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। तीसरा लिखना क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। एक लास्ट और लिखो, इथिल क्लोराइड प्लस इथिल ब्रोमाइड, इथिल क्लोराइड प्लस इथिल ब्रोमाइड। इसका फॉर्मूला बताओगे क्या मेरे को? इथिल क्लोराइड प्लस इथिल ब्रोमाइड, इथिल मतलब C2H5, Cl क्लोराइड प्लस C2H5 ब्रोमाइड Br, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इसका एक डेफिनेशन और लिखेंगे आइडियल का, फिर अपन नॉन आइडियल में आएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।